हेलो एंड वेलकम टू दी वीजे क्लासेस। माय नेम इज विजय दसानी। आज इस वीडियो लेसन में मैं आपके साथ इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 6 डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आपके 10th एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 पार्ट्स आर ऑलरेडी अपलोडेड, तो आप इनके नोट्स जरूर बनाएं और इनको सीक्वेंस वाइज देखें। इनको सीक्वेंस वाइज अगर आप नहीं देखेंगे तो आपके लिए ये कुछ भी मैटर नहीं करता, आपके लिए सीखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इसके नोट्स भी मैंने अपलोड कर रखे हैं विद पीडीएफ, तो आप जाएं और प्लीज़ चैनल पे विजिट करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ को डाउनलोड करें और मज़े से आप नोट्स बनाएं और समझें। ओके, तो चलते हैं। हम आज हमारे पास क्या है, हमने ओम्स लॉ पढ़ लिया। ओम्स लॉ से हमारे पास एक चीज़ निकल के आई थी सामने। ओम्स लॉ से हमारे पास एक चीज़ निकल के आई थी सामने। उन्होंने बोला था कि अगर आप V यानी कि वोल्टेज और I का रेशियो लेने लग गए तो एक कांस्टेंट के बराबर आएगा, और इस कांस्टेंट को हमने बोला था, उनको नहीं पता था पर हमें आज पता है, ये है रेजिस्टेंस। ओके, यानी कि प्रतिरोध। एक ऐसी चीज जो करंट को अपोज करेगी फ्लो करने में, इलेक्ट्रिक करंट को रोकेगी। ठीक है, तो अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो प्रतिरोध है, इसके वायर का या फिर किसी भी कंडक्टर का, इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इसको कौन कौन से फैक्टर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो आपके पास फर्स्ट फैक्टर है लेंथ ऑफ वायर, सेकंड है आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, फोर्थ है आपके पास नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर, और फिफ्थ फोर्थ है आपके पास टेम्परेचर। ठीक है, ये थर्ड था। ओके, तो आपके पास ये 4 पॉइंट है, आपके पास ये 4 पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलने के शॉर्ट चांसेस हैं। तो पहले मैं डिस्कस करता हूँ लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, लेंथ ऑफ वायर जो कि मीटर में होगी। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं कि अगर लेंथ ऑफ वायर, आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास एक वायर है, आपके पास अगर वायर है तो आप इसका क्या कर सकते हो, इसकी लेंथ के संग आप क्या कर सकते हो? आप बोलोगे हम इसकी लेंथ को यहाँ तो घटा सकते हैं, यहाँ तो बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इस वायर की लेंथ को या तो मैं बढ़ा सकता हूँ, हो सकता है मैं इतनी वायर लगाऊं, हो सकता है मैं एक बड़ी सी वायर लगा दूं। ठीक है, यानी कि मैंने क्या करा, वायर की जो मोटाई थी वो उतनी ही रखी, पर मैंने लेंथ बढ़ा दी। मैंने लेंथ बढ़ा दी, मान लो ये 1 मीटर था, मान लो मैंने ये 2 मीटर कर दिया। ठीक है, तो आप बोलोगे आपने लेंथ को बढ़ाया, इससे क्या पता लगेगा? तो ये हमें जानना है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था, ठीक है, कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा, आपने क्या किया, वायर को बढ़ाया, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी, मेरे को ये देखना है। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली का मतलब एक चीज बढ़े तो दूसरी भी उसके साथ बढ़ जाए। ठीक है, एक तो ये, एक होता है इनवर्सली, यानी कि एक चीज इनवर्स उल्टी हो जाए, एक चीज बढ़े और दूसरी घट जाए, इसको इनवर्स रिलेशन बोलते हैं और इसको डायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं। डायरेक्ट रिलेशन क्या है, वायर की लेंथ का, वायर की लेंथ का उसकी रेजिस्टेंस के साथ ये रिलेशन है कि मोर लेंथ, अगर आप लेंथ बढ़ा दोगे तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, अगर आप लेंथ घटा दोगे तो आपका रेजिस्टेंस घट जाएगा। ये चीज आपको समझनी है। और आपको ये और समझना है कि रेजिस्टेंस अगर ज्यादा हुआ, रेजिस्टेंस अगर ज्यादा हुआ तो करंट कम हो जाएगा, लेस करंट। ठीक है, यानी कि फ्लो की बात हो रही है। लेस लेंथ यानी कि कम अगर लेंथ हो जाएगी, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और लेस रेजिस्टेंस के साथ करंट क्या होगा, देखो रेजिस्टेंस अगर कम हो जाएगा यानी कि अपोजिशन कम हो जाएगी, किसी चीज को जो रोक रहे थे, विरोध कर रहा था, वो कम हो जाएगा। और करंट का हाल क्या हो जाएगा, मोर मोर करंट फ्लो करने लगेगा। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यानी कि ज्यादा तार लंबी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, तार कम लंबी तो उतना कम रेजिस्टेंस। ओके, और रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम फ्लो कर पाएगा, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा फ्लो कर पाएगा, यानी कि रुकावट नहीं होगी। ओके, तो ये था आपके संग लेंथ ऑफ द वायर के साथ रिलेशन। आगे चलते हैं। अब हमने पढ़ा था एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब बहुत से लोग नहीं समझ पाते। आप ये समझ सकते हो कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि मोटाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि मोटाई, थिकनेस, थिकनेस ऑफ वायर।
यानी कि थिकनेस ऑफ वायर, वायर कितना मोटा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये आपके पास एक वायर है, तो आपको मैं एक चीज और बता दूं, वायर, पाइप, ये सब क्या होती है, सिलेंड्रिकल शेप होती है कि नहीं होती, सिलेंड्रिकल शेप होती है। तो अगर मैं इसका अगर आपको बताऊं क्रॉस सेक्शन, तो जो करंट का फ्लो होगा वो यहाँ फ्लो करने वाला है ना, ठीक है, यानी कि वो एरिया पे डिपेंड कर जाएगा। किस पे डिपेंड कर जाएगा, एरिया पे डिपेंड कर जाएगा, यानी कि थिकनेस ऑफ द वायर पे डिपेंड करेगा। अब थिकनेस ऑफ द वायर का रेजिस्टेंस के संग क्या लेना देना है वो हम देखेंगे। इन्होंने क्या बोला कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, यानी कि अगर आप इस वायर को एरिया अगर बढ़ा देते हो, आपने अगर एरिया को इंक्रीज करा, और रिलेशन कैसा, इनवर्स, तो ऑब्वियस है एक चीज अगर इंक्रीज हुई तो दूसरी को डिक्रीज होना पड़ेगा, यानी कि एरिया अगर इंक्रीज हो गया तो रेजिस्टेंस को कम होना पड़ेगा, ठीक है। और अगर एरिया अगर ज्यादा हो गया तो रेजिस्टेंस को कम होना पड़ेगा, अगर एरिया कम हो गया तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, अगर एरिया आपका बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, एरिया अगर कम हो गया तो रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा। और इससे आप करंट को भी रिलेट कर सकते हो, करंट के संग रेजिस्टेंस का उल्टा रिलेशन है, अगर आपका रेजिस्टेंस कम है इधर तो करंट ज्यादा हो जाएगा, रेजिस्टेंस इधर ज्यादा है तो करंट कम हो जाएगा, वो आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक चीज ये आपको ध्यान रखनी है, एक ये और एक आपको लेंथ वाला बहुत ध्यान रखना, उससे रेजिस्टिविटी निकालने में आसानी होती है, वो मैं भी बताता हूँ क्या है। ओके, आगे चलते हैं। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, आपकी जो तार है वो किस चीज की बनी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्या वो एल्यूमिनियम है, क्या वो कॉपर है, क्या वो सिल्वर है, क्या वो लोहा है, क्या है, ठीक है। तो मेटल्स हैव लो रेजिस्टेंस वेयर एज अलॉय हैव हाई रेजिस्टेंस। ओके, जो आपके जो मेटल्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू अलॉयज, क्या होता है, एक मिनट, लो रेजिस्टेंस होता है, यानी कि मेटल का कम होता है और अलॉय का ज्यादा होता है, ये आपको समझना है, ठीक है। अलॉयज का क्या होता है, कम होता है और रेजिस्टेंस, और अलॉय का क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, ये चीज आपको समझनी है ना। आगे, टेम्परेचर, टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत आपको समझना पड़ेगा। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, यानी कि अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिक्रीजेज विद द डिक्रीज इन द टेम्परेचर, अगर आपने टेम्परेचर को गिरा दिया तो आपका रेजिस्टेंस भी गिर जाएगा, ठीक है, आपका रेजिस्टेंस भी गिर जाएगा। पर ये उल्टा होता है आपका सेमीकंडक्टर्स के केस में, ये जो मैंने बताया ये कंडक्टर्स के केस में लागू है, सेमीकंडक्टर्स के केस में ये लागू नहीं है, लाइक सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। आप भले इसको सुन लो, पर आपके केस में इधर कंडक्टर ही आपको बताना है, तो टेम्परेचर बढ़ा रेजिस्टेंस बढ़ गया, टेम्परेचर घट गया तो रेजिस्टेंस घट गया, ठीक है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, एक आप अगर रेजिस्टेंस जीरो कर दो, अगर आप रेजिस्टेंस जीरो करने में सफल हो गए, जीरो, तो क्या होगा, वो कंडक्टर सुपर कंडक्टर की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। हम इसको क्या बोलेंगे अब, सुपर कंडक्टर। अब आपसे अगर मैं पूछूं रेजिस्टेंस जीरो कैसे होगा, तो आप मुझे बताना रेजिस्टेंस जीरो करने के लिए टेम्परेचर को बढ़ाऊं कि घटाऊं। तो आप बोलोगे टेम्परेचर को आपको घटाना पड़ेगा तभी रेजिस्टेंस घटेगा, और घट घट के कोई एक ऐसी वैल्यू आएगी ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये जीरो हो गया तो वो अब कंडक्टर सिर्फ कंडक्टर नहीं है, उसके आगे एक और वर्ड जुड़ जाएगा, सुपर कंडक्टर। और वापस अगर इसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा, अब फिर ये सुपर कंडक्टर से वापस कंडक्टर बन जाएगा, यानी कि आपको इसे इतना ठंडा करना पड़ेगा कि इसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, जीरो होते ही ये बन जाएगा सुपर कंडक्टर। ओके, और ये डिपेंड करता है सबके, मतलब अलग अलग मटेरियल का अलग अलग टेम्परेचर झेलने की वो है, तो वो कितने उस पर रेजिस्टेंस जीरो कर पा रहा है ये आपको देखना पड़ेगा। ओके, अब आप देखो रेजिस्टिविटी क्या है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये क्या है, आपको मेरे को एक चीज बतानी पड़ेगी इसके लिए।
resistance of a substance is the characteristic property of its material on which the resistance of substance depend। यानी कि ये क्या है, एक करेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। ठीक है, यानी कि ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल। रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल हैविंग यूनिट लेंथ एंड द यूनिट एरिया। यानी कि इस केस में आपको एरिया और इसका लेंथ इंपॉर्टेंट है, यानी कि लेंथ, एरिया और लेंथ इंपॉर्टेंट है। एरिया मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया का, यानी थिकनेस ऑफ वायर इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं कि ये स्टेटमेंट आपके लिए कह रहा है। देखो, मैं एक रिलेशन अगर आपसे पूछूं, मुझे ये बात बताओ, लेंथ का रेजिस्टेंस से क्या रिलेशन है? आप बोलोगे डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किससे? रेजिस्टेंस से। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। आपको ये बहुत ध्यान से सीखना है। सही है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेजिस्टेंस से क्या रिलेशन है, तो आप बोलोगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि इसका रिलेशन है आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किससे? रेजिस्टेंस से। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? रेजिस्टेंस, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, ठीक है, और इनवर्सली है तो ये 1/a। ओके, तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर लो या फिर आप बोलो कि इन दोनों को मैं एक ही लाइन में लिख सकता हूं, तो आप लिख सकते हो। देखो, आर ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यानी कि रेजिस्टेंस। अब जो इसके संग ऊपर था तो वो आप ऊपर लिख लो, जो नीचे था वो आप नीचे लिख लो। ओके, अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को अगर आप इक्वल टू में चेंज करना चाहते हो तो इधर आपको एक कांस्टेंट चाहिए, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो आप बोलोगे आर, ठीक है, रेजिस्टेंस इक्वल टू, अब इधर जो कांस्टेंट निकल के आएगा वो होगी रेजिस्टिविटी। क्या होगी? रेजिस्टिविटी। उसका साइन आप देख लो, उसका साइन कुछ ऐसे होता है, ठीक है, पी शेप में। आप, मैं इधर पी लिख रहा हूं। ओके, क्या होगा? मैं इधर लिख रहा हूं पी, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है पी, और एल यानी कि लेंथ, एरिया यानी कि ए। ओके, तो आपका रेजिस्टेंस बराबर हो गया P मल्टीप्लाई एल अपॉन ए। अब इसको P नहीं पढ़ना, इसको हम P नहीं पढ़ेंगे, तो इसके लिए अलग से एक, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? P, जो कि क्या है आपके पास? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है आपके पास? रेजिस्टिविटी। इसका प्रोनाउंसिएशन आपके पास क्या है? तो आप बोलोगे रो। ठीक है, रो। जैसे आपके पास रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी? ओम, ऐसा यूनिट। तो ओम का प्रोनाउंसिएशन सिंबल क्या था? ये, और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या था? ओमेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना, तो इसको हम रो बोलेंगे, रो। अगर मैं आपसे पूछूं कि रेजिस्टिविटी की यूनिट बताओ तो आपको पहले रो निकालना पड़ेगा। रो क्या है? तो मैं आपको कहूंगा ये रो है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है एल इसके संग, अपॉन में एरिया है। तो आप बोलो रो को सिर्फ यही रहने दो, बाकी सबको लात मार के भगाओ। तो नीचे जो a है ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा इस r के संग, और यहाँ जो l है मल्टीप्लाई हो रहा है वो जाके डिवाइड हो जाएगा। यानी कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना जानते हो। तो ये a यहाँ जाएगा तो ये कितना रह जाएगा? r a। ओके, a मीन्स एरिया है इधर, l यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था नीचे चला जाएगा। ओके, और ये आपके पास रह जाएगा रेजिस्टिविटी यानी कि रो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको यहाँ से ऐसा ही यूनिट निकालना आना चाहिए। रटनी नहीं है, ऐसा यूनिट आप रटोगे तो आपको गड़बड़ होगी, है ना। तो अब मैं अगर आपसे बोलूं, अगर मैं अब आपसे बोल दूं, तो मैं यहाँ पे देखो कुछ लिख रहा हूं टर्म्स जो आपको आगे नोट्स बनाने में आसानी हो। तो आर आपके पास क्या था? रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टिविटी नहीं, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। एल आपके पास क्या था? लेंथ यानी कि लंबाई, ठीक है, लंबाई। और ए आपके पास क्या था? ए आपके पास था एरिया। ओके, एरिया। अब आपको यूनिट चाहिए ना, तो देखो मैं आपसे कह रहा हूं रेजिस्टेंस किस में नापा होगा आपने? आपने रेजिस्टेंस किस में नापा होगा? आप बोलोगे रेजिस्टेंस मैंने नापा होगा ओम में, यानी कि ओमेगा में। तो मैं ओमेगा लिख रहा हूं। एरिया मैंने किस में नापा होगा? आप बोलोगे एरिया होता है मीटर स्क्वायर में, ठीक है, मीटर स्क्वायर में। लेंथ मैंने किस में ली थी? मीटर में। ओके, और ये आ गया होगा रो।
यानी कि रेजिस्टिविटी। तो ये क्या कर रहा हूँ, m से ये कट जाएगा, ये 2m है ऊपर यानी कि m इंटू एम, नीचे एक m है, कट जाएगा। तो फाइनली इसकी यूनिट क्या बनी, यानी कि इसकी यूनिट बनी ओमेगा मीटर, ठीक है, या फिर आप इसको बोलो मीटर ओमेगा, ठीक है, या फिर ओम। तो ये आपके पास किसकी यूनिट हो गई, रेजिस्टिविटी की, सिंबल रो और यूनिट मीटर ओमेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यानी कि रेजिस्टिविटी डिपेंड किस पे कर गई, लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे और रेजिस्टेंस पे। फॉर्मूले में जिस जिसकी जरूरत है आप वो देख लो। ओके, ये चीज है, यानी कि हमने इनकी मदद से क्या निकाल दी, रेजिस्टिविटी निकाल दी, जो कि हमारे काम की चीज है बहुत। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे जिनका आपको आंसर पता होना चाहिए। चॉइस ऑफ मटेरियल फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस, यानी कि आपको जो अप्लायंस में लगाना है या डेली लाइफ में आपको जो मटेरियल की चॉइस करनी है, बेसिकली आपको कौन सा कंडक्टर यूज करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसकी आपको चॉइस का थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। पहला तो क्वेश्चन ये है, विच मेटल हैज लोएस्ट रेजिस्टिविटी, कौन से मेटल में लोएस्ट रेजिस्टिविटी होती है, तो इसका आंसर है सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर होता है ये, ठीक है, सबसे बढ़िया बेस्ट कंडक्टर होता है एंड हैज लोएस्ट रेजिस्टिविटी। और इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत ही लो होती है, जो कि है 1.60 इंटू 10⁻⁻8। और कुछ जगह आपको ये भी मिल सकता है 1.59 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। तो आप जो लिख के आ जाओगे इसमें कोई वैसी बात नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये बहुत ही लो वैल्यू आएगी, बहुत ही कम वैल्यू आएगी, इसलिए ये बेस्ट कंडक्टर बन जाता है। अगर इसमें वैल्यू लो आएगी तो ये बेस्ट कंडक्टर बन ही जाएगा, ऑब्वियस है, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर लो हो गया, रेजिस्टिविटी अगर इसकी लो हो गई तो फ्लो ऑफ करंट अच्छा खासा हो जाएगा। तो अगर मैं रेजिस्टिविटी इसकी निकालने की कोशिश करूं तो रेजिस्टिविटी आप देख रहे हो 1.60 इंटू 10⁻⁻8 है। तो ये वैल्यू कितनी कम है, क्योंकि ये -8 है, -8 का मतलब ये नीचे चले जाएंगे, यानी कि 1.6 अपॉन 10⁻8, ठीक है। अब ये पॉइंट इधर 8 डिजिट बाद सरकेगा लेफ्ट में, तो ये बहुत ही कम वैल्यू आ जाएगी, बहुत ही कम, ठीक है। ये रह जाएगा 1 और इधर आप सरकाओगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ ये वैल्यू आपको दिखेगी रेजिस्टिविटी की, ठीक है। तो काफी कम है ये, इसलिए लोएस्ट रेजिस्टिविटी सिल्वर की होती है। आगे क्या है आपके पास, विच मेटल इज द बेस्ट फॉर इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसमिशन लाइंस एज वाइंडिंग इन इलेक्ट्रिक मोटर्स, जनरेटर्स एंड ट्रांसफॉर्मर एंड एटसेट्रा। तो यानी कि इसने पूछा है कौन सा मेटल इलेक्ट्रिक सप्लाई के ट्रांसमिशन में, ठीक है, वाइंडिंग में, ठीक है, मोटर्स जो होती हैं उनके अंदर कॉइल होती है, इलेक्ट्रिक मोटर्स जो भी होती हैं, जैसे आप घर में समझ सकते हो कि आपके जो पानी की मोटर लगी होगी, ठीक है, पानी की मोटर लगी होगी, उसके अंदर कॉइल होती है एक पूरी, ठीक है। एसी आप समझ सकते हो, एसी के अंदर कॉइल होती है पूरी ऐसे, ठीक है, अगर आपने कभी देखा हो, ये पूरी कॉइल होती है। बाद जो इसके पाइप लगा होता है जो आउटडोर यूनिट तक जाता है, वो भी क्या होता है, वो भी इस कॉइल से जुड़ा हुआ होता है, इन्हीं में लीकेज होती है, जो ये गैस निकल जाती है। ओके, ट्रांसफार्मर और जनरेटर्स में क्या बेस्ट रहता है, तो ये रहता है आपका कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ठीक है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, बिकॉज ऑफ लो रेजिस्टिविटी। इनकी भी रेजिस्टिविटी आपकी काफी कम होती है, इनकी भी रेजिस्टिविटी आपकी काफी कम होती है, इसलिए ये बेस्ट रहता है फॉर वाइंडिंग पर्पसेस, फॉर वाइंडिंग पर्पसेस और आपका इलेक्ट्रिक मोटर्स में, ट्रांसमिशन लाइंस, इलेक्ट्रिक सप्लाई ट्रांसमिशन लाइंस में। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, आपने देखा होगा पहले जो एसीज आते थे उनमें एल्यूमिनियम यूज होता था, पर आजकल कॉपर के आ रहे हैं, कॉपर वायरिंग के आ रहे हैं, ठीक है, इनकी रेजिस्टिविटी के चक्कर में ही, ठीक है, इनकी रेजिस्टिविटी के चक्कर में इनकी जो कॉइल होती है वो एसीज की कॉपर से बनाई जाती है। पहले पहले एल्यूमिनियम के आते थे, अब कॉपर के आ रहे हैं, कॉपर ज्यादा अच्छा माना जाता है ना। वाई नाइक्रोम इज यूज्ड फॉर इन हीटिंग अप्लायंसेस, ठीक है, नाइक्रोम है आपका जो, वो हीटिंग अप्लायंसेस में क्यों यूज हो रहा है, वी नो दैट नाइक्रोम इज एन अलॉय, तो आपको पता है नाइक्रोम अलॉय है, एंड अलॉय हैव हायर रेजिस्टिविटी देन मेटल्स। और मैंने आपको शुरू में बताया था जो मेटल होते हैं अलॉय से कम रेजिस्टेंस रखते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब अलॉय की ज्यादा है। तो अलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज रीडली एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो हीटिंग अप्लायंसेस में जैसे कि आपके गीजर्स हो गए, टोस्टर्स हो गए, आयरन्स हो गए और एटसेट्रा, इसमें है क्या,
अगर आप इनको हाई टेम्परेचर पे ले जाओगे, जैसे कि आपको पता है गीजर्स वगैरह ये हाई टेम्परेचर पे जाते हैं, तो ये जो अलॉय हैं ये ऑक्सीडाइज ना कर दें। अभी आप ऑक्सीडाइज का मतलब समझ लो जल नहीं जाएं, बर्न नहीं कर जाएं, ठीक है, बर्न नहीं कर जाएं, इसलिए हम इनमें नाइक्रोम्स का यूज करते हैं, नाइक्रोम का यूज करते हैं ना, नाइक्रोम एक अलॉय है, इसका यूज करते हैं क्योंकि इसमें रेजिस्टिविटी आपकी बहुत हायर होती है, बहुत हाई, ठीक है। एक ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाई टंगस्टन इज यूज फॉर मेकिंग बल्ब फिलामेंट्स। टंगस्टन को क्यों यूज किया जाता है बल्ब फिलामेंट के लिए? तो टंगस्टन को इसलिए यूज किया जाता है बल्ब फिलामेंट के लिए क्योंकि इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ही ज्यादा हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई, ठीक है, और कॉस्ट के उससे भी ये काफी अच्छा पड़ जाता है, तो इसलिए टंगस्टन को यूज किया जाता है। सिंबल इसका W होता है, ये भी आप याद रखें, और इसका मेल्टिंग पॉइंट 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, काफी हाई है ये इसलिए। तो अगर टेम्परेचर अगर बढ़ता है बल्ब का, अगर बल्ब का टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो इसमें जो टंगस्टन लगा हुआ है फिलामेंट का वो मेल्ट नहीं करेगा, मेल्ट नहीं करेगा तो ऐसे नहीं वो पिघल के गिर जाए, पर नहीं इसका टेम्परेचर बहुत ही, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई है, तो इतना टेम्परेचर अचीव करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए ये रिलेवेंट होता है, काफ़ी अच्छा होता है यूज़ के लिए। ओके, तो आपके पास ये कुछ क्वेश्चंस थे, रेजिस्टिविटी के भी कुछ क्वेश्चंस आपके बनते हैं इसमें, ठीक है, वो भी मैं आपको करा दूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।